नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 पे। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज का आज ये चौथा वीडियो होने वाला है। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसके सही आंसर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ। उन्होंने एक बबीता पासवान जी हैं, उन्होंने बताया आंसर एक का बिल्कुल सही जवाब है। फिर राहुल यादव ने सही आंसर बताया है, खुशी जी ने सही आंसर बताया है, अनमोल दत्ते जी ने सही आंसर बताया है, क्विक डाइजेस्ट ने सही आंसर बताया है, संजय कुमार मोदक जी ने सही आंसर बताया है, फिर भावेश सिदानी ने जी ने सही आंसर बताया है, लाखी कुमारी ने सही आंसर बताया है, गौरव सरकार रसगुल्ला जी जो हैं उन्होंने सही आंसर बताया है, धीरज कुमार ने सही आंसर बताया है, शॉर्ट ट्रेंड्स ने सही आंसर बताया है, कुमार सोनू जी ने सही आंसर बताया है और राम ज्ञान कुमार जी ने सही आंसर बताया है। ठीक है। और रवि यादव बामा इन्होंने भी सही आंसर बताया है, राम प्रसाद जी ने भी सही आंसर बताया है, गिरधारी यादव ने भी सही आंसर बताया है, विकास यादव ने भी सही आंसर बताया है। ठीक है। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आज आपको भी होमवर्क एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आज की सीरीज का ये पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला गया है कि वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे जाएगा 14 का स्क्वायर तक जो आपको वैल्यू दे रखी है वो 1015 है। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस करते करते 42 स्क्वायर तक क्या आएगा, इसका वैल्यू आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। अगर हम इसमें से करते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम 3 का स्क्वायर सब में से कॉमन ले लें, तो अगर हम 3 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस करते करते आपके पास क्या बचेगा, 14 का स्क्वायर बचेगा आपके पास यहाँ कॉमन। आपने यहाँ से क्या किया, 3 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ गया। तो सब में से जब 3 का स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ आपके पास ये बच गया। और इस चीज़ की जो वैल्यू है, इस चीज़ की वैल्यू आपको ये दे रखी है। देखिए आपको इस चीज़ की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1015, पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है आपसे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और इसकी वैल्यू क्या है 1015 है। तो अगर इससे आपको गुना करते हैं इसको, तो इसका आंसर आपका आएगा 9135 का सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और इसका आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपको इस चीज़ की वैल्यू दे रखी है 1015 और आपसे पूछा है कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ऐसे करते करते 42 स्क्वायर तक वैल्यू क्या आएगी। तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर सब में से कॉमन लीजिए। 3 का स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो आपका ये वैल्यू शेष बचेगी और ये वैल्यू शेष बचेगी तो इसको 9 आएगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, गुना कीजिए, आपका आंसर 9135 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसमें आपसे बोला गया है कि 5000 की धनराशि, यानी कि 5000 रुपये की जो धनराशि है, इसको क्या किया है, कुछ परसेंट यानी कि इसका कुछ हिस्सा मान लीजिए x हिस्सा और कुछ बाकी जो हिस्सा बचेगा वो 5000 माइनस x बचेगा। इसको कितने परसेंट पर, इसको 5% के ब्याज पर लगा दिया गया है, इसको 10% के ब्याज पर लगा दिया गया है। ठीक है। और इससे पूछा गया है कि 5 वर्ष के बाद जो दोनों के ब्याज मतलब अलग अलग ब्याज जो आएगा उसका सम जो आ रहा है वो 1750 रुपये आपके पास मतलब इसका ब्याज आ रहा है। कितना आ रहा है, 1750 रुपये ब्याज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि 10% यानी साधारण ब्याज की 10% यानी 10% इस पे जो राशि को रखा है, इससे मतलब कितने रुपए की राशि रखा है, कितने रुपए इस पे रखे हैं, कितने रुपए इस पे मतलब मूलधन था इसका। देखिए आप क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। तो आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप चेक कीजिए। तो आपको PRT लगाइए, PRT बट्टा 100 जो फॉर्मूला होता है बराबर ब्याज के। आप सबसे पहले नेट ब्याज लगा लीजिए। 5% पे कुछ रखा, 10% पे कुछ रखा, लेकिन दोनों का सम भी तो आएगा कि सम कितना है। तो आप निकालिए। तो T आपको R निकालना है, तो ब्याज गुना 100 बट्टा P इंटू T। ठीक है। ब्याज आपको 1750 रुपये दिया हुआ है, 100 से गुना कीजिए इसको। ठीक है। आपको P कितना दिया हुआ है, तो P आपको दिया हुआ है 5000 रुपये। ठीक है। और टाइम आपको 5 वर्ष का दिया हुआ है। तो आपको जो ब्याज आएगा, नेट जो परसेंटेज आएगा रेट का, वो 7% आएगा। अब देखिए आपको नेट जो है रेट का परसेंट 7 आ गया। ठीक है। आपने 5% पे कुछ लगाया, 10% पे कुछ लगाया, तो नेट जो रेट आया वो 7% का आया। अब यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ 5 में से 7 में से जब 5 जाएगा तो 2 यहाँ पर 2 रेशो आया, और 10 में से जब 7 जाएगा तो 3 रेशो आया। मतलब 5% ब्याज पर 3 रेशो लगाया गया और 10% ब्याज पर 2 रेशो लगाया गया। तो टोटल रेशो मतलब 5 रेशो लगाया गया। 5 रेशो कितने रुपए पर, 5000 रुपये पर लगाया गया। ठीक है। तो 5 रेशो बराबर 5000 रुपये, 1 रेशो बराबर 1000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 2 रेशो मतलब ये जो 10% की राशि पर कितना रुपए मूलधन था। तो क्या कीजिएगा, 1 रेशो आपका 1000 के बराबर है, तो 2 रेशो आपका
2000 के बराबर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी में कितने हुए उत्तीर्ण? अंग्रेजी में जो आपका है 55%, ठीक है 55%। गणित में आपके, तो गणित में आपके हुए हैं कितने? 20%, सॉरी गणित में आपका 35% हुए हैं, ठीक है। और दोनों में कितने हुए हैं? तो दोनों में आपका हुए हैं 20%, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, यानी अनुत्तीर्ण जो पास नहीं हुए, ठीक है, तो अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उसकी संख्या कितनी है? तो 1200 संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम से कीजिए, आपको सबसे आसान मिलेगा। तो पहले दो हमारे पास विषय, 2 विषय बना लीजिए ऐसे गोल करके, ठीक है। ये आपका अंग्रेजी का हुआ, ठीक है, ये आपका अंग्रेजी हुआ, ये आपका गणित हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 55% अंग्रेजी से है, मतलब 55% इधर लिख लीजिए आप, 35% गणित से है तो 35% इधर लिख लीजिए, और बोला आपसे 20% दोनों है, तो 20% दोनों यानी कि बीच में लिख लीजिए, ठीक है 20%। अब 20% बीच में आ गया, इसका मतलब जो 55 में से कितना बचेगा? तो 35 इधर बचेगा, जो सिर्फ अंग्रेजी का होगा। और सिर्फ गणित का कितना होगा? तो 35 में से 20 माइनस कीजिए तो 15 सिर्फ गणित का आएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की परसेंटेज निकल जाएगा आपका। तो कितना हुआ? 35, 20, 55, 15, 70%। आपके 70% जो है आपका विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो अनुत्तीर्ण हुए आपका 30%, ठीक है। 30% अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। 30% का बराबर कितने का हुआ? 30% हुआ बराबर आपका 1200 के, यानी कि अब 1% निकालेंगे हम जब, तो कितना आएगा? 40, यानी जो आपका 1% जो विद्यार्थी आया वो 40 के बराबर आया। तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी होगी? 100% होगी। जब इसको 100 से हम गुना करते हैं तो 100% बराबर कितना आपका आया? आपका 4000 आया, यानी कि आपका 4000 विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें 4000 विद्यार्थी आएगा, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए, अंग्रेजी में 55% है, जो हमको वेन डायग्राम मैंने समझाई दिया है। गणित में 35% है, दोनों में 20% है, तो इधर से सिर्फ अंग्रेजी में 35 आएगा, सिर्फ गणित में 15 आएगा। तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 70% आया, तो 100% में 70 माइनस कीजिएगा, 30% आएगा। जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण की संख्या आपको कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है। हमने 1200 के बराबर किया, 1% आपका 40 के बराबर आया, यानी कि 100% 4000 विद्यार्थी की संख्या बराबर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, तो 28 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर की भुजा है। समबाहु मतलब सभी इसकी भुजा बराबर होगी, एंगल जो होगा अंदर का वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज जिसका मतलब PQR, जिसका भुजा का माप ज्ञात कीजिए। मतलब एक अन्य त्रिभुज है जिसका PQR, जिसका कोना है तो PQR, इसका बोला है आप ये फाइंड कीजिए भुजा, यानी भुजा फाइंड कीजिए। तीनों भुजा बराबर होती है, तो अगर हम एक भी निकाल दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो तीनों भुजा का x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर है आपका इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? अब इसका भुजा निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल का जब भी कंसेप्ट आता है तो हमेशा स्क्वायर में आता है। कभी भी परिमाप लीजिएगा तो हमेशा x होगा, लेकिन क्षेत्रफल का जब कंसेप्ट आएगा हमेशा x स्क्वायर होगा। आप वर्ग में ही देखते होंगे, वर्ग का जो हम मापते हैं परिमाप तो 4x होता है, लेकिन वर्ग का जब हम वो लेते हैं, क्या कहते हैं, तो क्षेत्रफल तो x स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए 16 गुना हुआ, मतलब ये भी x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि तो क्षेत्रफल के रेशियो में आ रहा है। मैं आपको ट्रिक से करा रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट भी कराता हूँ, लेकिन ट्रिक से करा रहा हूँ इसको। तो देखिए x स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब जो x की वैल्यू आई आपकी 4 आई, सॉरी ये x नहीं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, इसको y मान लेते हैं, इसको x नहीं मानते क्योंकि x मैच कर जाएगा वहां से। तो x की वैल्यू आपकी 4 आई। अब देखिए यहाँ पर 28 सेंटीमीटर भुजा है, x की वैल्यू 4 आई, तो 4 से हम जब इसको गुना करेंगे 4x करेंगे, तो 4 से जब हमने गुना किया 28 को, 112 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 16 था, इसका स्क्वायर लिया हमने, x 4 आ गया, मतलब इससे 4 गुना ज्यादा होगा इसका भुजा का मान। तो 28 गुना 4 हमने किया तो 112 आ गया, मतलब 112 इसका जो भुजा का मान होगा, यानी कि जो PQR है उसका एक भुजा का मान क्या होगा? 112 होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया है कि 150 मदों का माध्य कितना है? 45, यानी कि 150 जो पद हैं, 150 पद का माध्य कितना है? 45 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा है गणना करते समय 2 मदों को गलत लिखा गया, जैसे कि 38 और 46 के बजाय 83 और 76 लिख दिया। मतलब 38 के बजाय इसने क्या लिख दिया है? 38 के बजाय इन्होंने लिख दिया है 83, ठीक है, और 46 के बजाय इन्होंने लिख दिया है 76। मतलब हमें कम लिखना था, लेकिन मान लीजिए हमें 38 लिखना था, हमने 83 लिख दिया, 46 लिखना था 76 लिख दिया। मतलब हमें लिखना था कम, हमने लिख दिया ज़्यादा।
तो हम जब असली में माध्य जो आएगा हमारा वो माध्य कम आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास संख्या कम है, लेकिन ज़्यादा आ गया है। मतलब जो अब हम माध्य से चेंज आएगा वो इस माध्य से कम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सही हमारे पास संख्या लिखी हुई है, ये सही संख्या है और ये गलत संख्या है। ठीक है, सही संख्या को हम जोड़ते हैं तो 84 आ रहा है। ठीक है, आपका 84 आ रहा है, और जब गलत संख्या को हम जोड़ते हैं तो 159 आ रहा है। ठीक है, हमें लिखना था 84, लेकिन हमने लिख दिया कितना, 159। तो फर्क कितने का आया, मतलब हमने कितना बढ़ाया, तो 75 हमने बढ़ा दिया है। 75 हमें नहीं बढ़ाना था, हमने गलती से लिख दिया 75 ज़्यादा। और देखिए 75 जो हमने बढ़ाया तो ये सभी पदों पर बढ़ाया, तो एक पद का बढ़ाने के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल पदों से भाग देना पड़ेगा। तो हम 75 को जब हम 150 से भाग देंगे तो जो आपका फर्क आएगा वो 0.5 का फर्क आया। और ये 0.5 को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमने गलती से ज़्यादा लिखा है। अगर गलती से हम कम लिखते तब बढ़ाते, लेकिन हमने गलती से ज़्यादा लिखा है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 45 में से जब हम माइनस करेंगे 0.5 को, तो आपको जो असली माध्य आएगा वो कितना आएगा, आपका 44.5 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि cos जो है 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री का जो मान है वो आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है कि 1/4 cos 3 थीटा, इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। और इसमें जो थीटा लेते हैं वो सबसे छोटी वैल्यू की लेते हैं। मतलब यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री, 80 डिग्री है। मतलब देखिए इसमें x चल रहा है, ये x, ये 2x और ये 4x। जब भी आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन आएगा इसमें cos 2x, cos x, cos 2x और cos 4x लिखा होगा, तो उसका जो हम मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 1/4 cos ऑफ 3x इसका आंसर होगा। इस फॉर्मूले आप बिठा दीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो सेम इसी में करेंगे, तो 1/4 आया तो 1/4 लिख देंगे। ठीक है, cos 3 लिख देंगे, जैसा कि फॉर्मूले में थीटा की जगह हम 20 पुट कर देंगे, तो 20 पुट किया हमने, तो 1/4 cos 60 आपका आंसर आएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/4 गुना 1/2, इसको गुना करेंगे तो 1/8 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका एक आइडेंटिटी याद कर लीजिए, इस आइडेंटिटी को आप लिख लीजिए किसी कॉपी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और ये आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व, बहुत टाइम लगेगा, इसको नॉर्मल कीजिएगा, 20 और 40 को जोड़िएगा, फिर हाफ बट्टा फॉर्मूला लगाइएगा, बहुत लंबा पड़ेगा। इसलिए आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, cos x, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 4x का फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3x के बराबर है। और इसमें जो x लेना है वो सबसे छोटा वाला x लेना है, आप इसको मत ले लीजिएगा, तो गलती हो जाएगा आपका। तो ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी आया। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि यदि x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर है कितना, आपका 35 के बराबर है, तो आपसे क्या पूछा है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। देखिए इसमें एक और चीज़ आपको दे रखा है, ठीक है, कि x प्लस वाई बराबर 5 के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को सब करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इसमें चेक कीजिए क्या वैल्यू पुटिंग मेथड से हो सकता है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग जो इसमें मेथड होता है हम उसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग मेथड मतलब क्या हुआ कि हम इसमें वैल्यू रख के चेक करेंगे कि आ तो ना रहा है। देखिए अब 4 x और y 5 कैसे बनता है, या तो 2 और 3 रख दें, 3 या 2 रख दें, या 1 और 4 रख दें, या 4 और 1 रख दें। इसके सिवा कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बनेगा 0 और 5 रखने पे और एक 5 और 0 रखने पे। देखिए अब इसमें सबसे पहले चेक कीजिए किस में बन रहा है। तो देखिए 3 को यहाँ रखेंगे अगर हम, तो 3 का क्यूब कितना 27 होता है, 3 का क्यूब 27 हुआ, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो क्या इसे जोड़ने पे 35 आ रहा है? जी बिल्कुल 35 आ रहा है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ये हुआ 3 और 2, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो आपकी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की जो आपकी वैल्यू आई वो 3 आई, y की वैल्यू आपकी 2 आई। अब इसको सेम इसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब जब मैंने पुट किया तो 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 आ गया। तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 16 होता है। इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 7 आया और 97 आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको दोबारा किया कीजिए, चेक कर लीजिए आप एक बार कि मतलब इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाइए। सबसे पहले वैल्यू पुट कीजिए, तो आपने 3 और 2 पुट किया, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई होगी। फिर आपने यहाँ पुट किया, आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यह राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ। ठीक है, राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। मतलब वो 60,000 मतों से हार चुका है। ठीक है, अब हारा है मतलब क्या हुआ कि उससे कोई जीता जरूर होगा। मतलब जिसको जो जीता है उसको 60% वोट मिले होंगे। अब हारने का मतलब क्या हुआ
कि दोनों को 40% दोनों को बराबर मिले हैं, लेकिन असली फर्क कौन लाया है, जीतने वाला फर्क, वो 20% वोट ही खेल खेल गया असली। तो 20% बराबर कितने के बराबर होगा, 60,000 के बराबर, क्योंकि वो 60,000 से जीता है ना, 60,000 वोट से जीता है, क्योंकि 40% दोनों का बराबर था। अगर वो 20% से जीता है, इसका मतलब जो 20% है वही 60,000 के बराबर आएगा। तो 1% जो आपका आएगा वो 3,000 वोट के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि रणवीर को प्राप्त हुए मत, तो ये कितना, राणा है ये और ये रणवीर है, तो मैं लिख देता हूँ राणा ये है और ये है रणवीर। ठीक है, देखिए राणा को इतना प्राप्त हुआ, रणवीर को इतना प्राप्त हुआ है। तो रणवीर को कितना प्राप्त हुआ, 1% बराबर 3,000 के, तो 60% कितने बराबर होगा, इसको 60 से गुना कर देंगे, इधर भी 60 से गुना कर देंगे, तो 60% बराबर आपका कितने का आएगा, आपका 1,80,000 वोट के बराबर आएगा। कितना, रणवीर का वोट आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज की मतलब सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इधर बोला गया आपको कोई एक धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 12,100 रुपये हो जाता है, और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो आपसे बोला है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि मिश्र धन में से जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कीजिए, और छोटे पे जैसे लाभ निकालते हैं, तो लाभ कैसे निकालते हैं, इसको मान लीजिए विक्रय मूल्य, इसको मान लीजिए आपका बिक्री मूल्य है। ठीक है, और इसको मान लीजिए आपका ये क्रय मूल्य है। तो कैसे लाभ निकालेंगे आप, तो 13,310 में से आपने 12,100 माइनस किया, और लाभ किससे निकालते हैं, तो लाभ निकालते हैं मूलधन पे हमेशा, तो 12,100 मान लीजिए और 100 से गुना कीजिए, तो आपका सेम इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 121, ठीक है आएगा, और ये 100 से गुना है, और एक और जीरो आएगा 100। ठीक है, आपका 12,100 आएगा, सॉरी एक जीरो नहीं आएगा, 10 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको जब इससे काटेंगे तो कितना आपका आएगा, 10% आपका सही आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे मैं दोबारा समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिए, इस क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष बोला है, 3 वर्ष बोला है, तो आपका फर्क कितने वर्ष का है, फर्क तो मात्र 1 ही वर्ष का है। और जब 1 वर्ष का फर्क रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, हमेशा एक ही माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 2 वर्ष का इतना था, 3 वर्ष का इतना था, तो 1 वर्ष का फर्क आया, तो ब्याज दर में ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इसको मान लीजिए सेलिंग प्राइस, इसको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, ये आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। आपने एसपी में से सीपी, एसपी माइनस सीपी बट्टा सीपी कर दिया, गुना 100 कर दिया। सेम इसी तरीके से अब इसको दूसरे तरीके में कैसे समझेंगे कि मिश्र धन 2 में से आपने मिश्र धन 1 माइनस किया, बट्टा में मिश्र धन 1 लिया और 100 से गुना कीजिए, कि आपने सॉल्व कीजिए, 10% आपका आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि जो दर है वो 10% है। ठीक है, और आज की सीरीज का एक लास्ट, ये तो लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, जो आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे उनका नाम कल वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।